growth. I congratulate all the awardees for their excellent work in business and industry. आपकी सफलता, मैं डायरेक्ट शुरू हो गया ना एकदम, क्योंकि मुझे आने में थोड़ी देर हुई थी। आपकी सफलता केवल एक आपकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि आपकी सफलता बिजनेस को आगे बढ़ाती है, नए रोजगार जनरेट करती है, नए उद्योग खड़े करती है, नए निवेश को आकर्षित करती है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। आज मुझे खुशी है कि सारे इस बिजनेस कॉन्क्लेव में सभी सेक्टर के लोग आज यहां पर उपस्थित हैं और मुंबई ये हमारा देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए मुंबई में ऐसे कॉन्क्लेव जो होते हैं इसके जरिए हर सेक्टर के बिजनेसमैन है, कई सेक्टर में सक्सेस स्टोरी के लोग हैं, या आने के बाद एक दूसरे के विचार शेयर करते हैं। Maharashtra has always been at the forefront in India's growth story, and today I can say with confidence, Maharashtra is not just participating in India's growth story, Maharashtra is leading it. अभी महाराष्ट्र लीड कर रहा है। आप सब लोग जानते हैं 2022 में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने इस राज्य की कमान संभाली। मैं उस वक्त मुख्यमंत्री बन गया और जब से आपने देखा है मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कितने तेजी से, कितने तेज रफ्तार से डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ आप साक्षीदार नहीं है, बल्कि आप इस डेवलपमेंट के भागीदार भी है, हिस्सेदार भी है। इसकी मुझे भी खुशी है। महायुति हमारी सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। विकास की रफ्तार तेज हो, निवेश का वातावरण बेहतर हो, बुनियादी ढांचा जो है विश्व स्तरीय हो और विश्वास का भी हो, और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, यही हमारी मंशा है। उसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। मैं यहां पर आंकड़े नहीं दूंगा, आप जानते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर दौड़ रहा है। लेकिन मैं आगे कहूंगा, इन्वेस्टमेंट की पहली बात आती है विश्वास की, ग्लोबल कंपनीज का विश्वास, और सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के लोगों का विश्वास। देश भर से या महाराष्ट्र में आए हुए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेस कम्युनिटी है, उनका विश्वास जरूरी है। और मैं ये भी कहूंगा, जब मैं सीएम था, मैं 2 बार दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया था और जो वहां पर ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें मिला, मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि जैसे ही हमारी सरकार 2022 जून में स्थापित हुई, शायद मैं जुलाई में दाओस गया था। पता नहीं लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे कि नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, आपको भी आश्चर्य होगा, पहले ही विजिट में, दौरे में 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हो गए महाराष्ट्र। सेकेंड टाइम में 4 लाख से ज्यादा, 4 लाख करोड़ से ज्यादा जो एमओयू साइन हुए। अभी देवेंद्र जी हमारे गए थे, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत गए थे। 10 लाख, 12 लाख करोड़, ये छोटी बात नहीं है।
ये विश्वास की बात है। और जो विश्वास महाराष्ट्र के ऊपर जो लोग जता रहे, इसका कारण हमारे यहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी कनेक्टिविटी है, स्किल्ड मैन पावर है, और हमारे यहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस है। हमारे पास जो भी निवेश करते हैं उनको जो भी सुविधाएं देना हमारा काम है। और इसलिए महाराष्ट्र आज देश में स्टार्टअप में, एफडीआई में, जीडीपी में, एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नंबर 1 है। पूरे कंट्री में महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू है। इतने तेजी से, जिस ढंग से राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो इंफ्रा प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मुझे खुशी है उस बात की। महाराष्ट्र के पास टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग और एक मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी है, और ये जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत ही तेज गति दी हुई है, क्योंकि जिस राज्य का, जिस शहर का, जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, उसकी ग्रोथ जो है, उसकी प्रोग्रेस जो है, वो तेज गति से होती है। ये सीधा लॉजिक है, और उसी पर हम काम कर रहे हैं। और मैं ये बताऊंगा कि मुंबई में मेट्रो हो, कोस्टल रोड हो, अभी कोस्टल रोड से आप जाते हो, पहले कोस्टल रोड नहीं था तो कितना समय लगता था। आज देखिए, यू बैठ गए, यू चले गए वहां पर, 10 मिनट में मरीन ड्राइव पहुंच गए, मंत्रालय पहुंच गए। ये सब गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, और मुझे खुशी है कि मैं जब मुख्यमंत्री बना उससे पहले कोविड था, और जो बैकलॉग था उसे पूरा करने का काम मैंने किया। मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि डबल मैन पावर लगाओ, एडवांस टेक्नोलॉजी लगाओ, डबल मशीनरी लगाओ और आगे बढ़ो। जो काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिव दो, और उसका फायदा हो गया, और फास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए। और इसीलिए हम सिर्फ सड़कें और बिल्डिंगें बनाकर रुकते नहीं हैं। हम ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना चाहते हैं जहां बिजनेस तेजी से आगे बढ़े, और लोगों की मोबिलिटी बेहतर हो, और रोजगार के नए अवसर पैदा हो। और इसमें मुंबई की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हमेशा रही है। हमारी कोशिश है सिर्फ मुंबई नहीं, बल्कि राज्य के सभी टायर 2, टायर 3 सिटीज फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, सभी को डेवलपमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिले। और इसलिए हमें पूरे महाराष्ट्र को ग्रोथ इंजन बनाना है। और नागपुर हो, पुणे हो, नासिक हो, छत्रपति संभाजीनगर हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, विदर्भ, मराठवाड़ा हो, कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र, हर क्षेत्र में नए इन्वेस्टमेंट और नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तैयार करने का हमारा प्रयास शुरू है। बिल्कुल हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में महायुति सरकार आने के बाद हमने मुंबई और एमएमआर के लिए विशेष कदम उठाने का काम किया है। इससे पहले सरकार के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमने जो शुरू किया है वो आप देख रहे हैं, उसके साक्षीदार आप हैं, आप विटनेस हैं, आप भागीदार हैं। और इसलिए आज आप अगर मुंबई एमएमआर का बदलता हुआ स्वरूप देखेंगे तो आपको बिल्कुल फर्क जो है साफ नजर आएगा। इसलिए मुझे गर्व है, मुंबई के लिए सबसे ज्यादा काम करने का मौका हमारे सरकार को मिला है। जब मैं सीएम था, अभी कहा मैंने, एमएमआर को मजबूत बनाने के लिए हमारी महत्वपूर्ण बैठक नीति आयोग के साथ हुई। नीति आयोग ने एक हमें रोड मैप दिया, और वही रोड मैप पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज देवेंद्र जी और हमारी टीम जो है रोड मैप पर आगे बढ़ रही है। नीति आयोग ने कहा था कि 1 ट्रिलियन क्या,
तुम्हारे मुंबई और एमएमआर में ही इतना पोटेंशियल है कि मुंबई एमएमआर में एक नहीं 1.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का गोल जो है आप अचीव कर सकते हैं। महाराष्ट्र की तो बात अलग है और इसलिए यह खुशी की बात है। यहां पर नीति आयोग ने मुंबई का जीडीपी दुगना करने और मुंबई को इकोनॉमिक हब बनाने के लिए 7 जो रिकमेंडेशन दिए उस पर हम काम कर रहे हैं और आज अकेले मुंबई एमएमआर जो है 1.5 ट्रिलियन डॉलर से आगे जाएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। 2 साल पहले एमएमआरडी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच वर्ल्ड इकोनॉमी हब के लिए एमओयू साइन हुआ और इससे मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मुंबई ग्लोबल फिनटेक कैपिटल बनेगी। आपको पता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी मुंबई में आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मुंबई को हम ग्लोबल फिनटेक कैपिटल बनाएंगे और उसी के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एमएमआरडीए के इसके लिए विशेष सेंट्रल सेल बनाया है। एमएमआर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। ये सिर्फ एमओयू नहीं है, इसका कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन 80 to 90% तेजी से चल रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने में मुंबई और एमएमआर सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, इस बात का पूरा भरोसा मुझे है। हम केवल प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, हम आने वाले वर्षों में मुंबई को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। यह हर एक सुविधा मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको गड्ढों का सामना करना पड़ता था मुंबई में, कई लोगों के एक्सीडेंट भी हुए, मुंबई के गड्ढों पे गाने भी बन गए। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं और देवेंद्र जी ने मुंबई के कमिश्नर को बुलाया। मैंने कहा ये मुंबई के सारे रास्ते कंक्रीट के क्यों नहीं करते हैं, करने जरूरी है। पहला निर्णय हमने लिया, मुंबई पूरी तरह कंक्रीट के रोड से कंप्लीट होनी चाहिए और आपको मैं बताऊंगा कि आने वाले 1 साल में मुंबई विल बी द पॉटहोल फ्री, जरूर गड्ढों से मुक्त होगी मुंबई। और आज देख रहे हैं आप कि आज अभी गाने बनाने का कोई मौका नहीं है वहां पर, क्योंकि हमने तय कर लिया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मुंबई में नहीं थे इतने सालों में, अब समुद्र में जो पानी जाएगा सीवरेज का, वो ट्रीटमेंट हुआ पानी जाएगा। जैसे हम पोल्यूशन मुंबई का कम करना चाहते हैं, वैसे समुद्र का पोल्यूशन भी कम करना चाहते हैं और इसलिए 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने शुरू कर दिए। लगभग अगले 1-2 साल में पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, 2 तो अभी लगभग कंप्लीट हो रहे हैं। ये सभी तरह जो पर्यावरण जो है, एनवायरमेंट है, उसके ऊपर भी ध्यान रखने का काम हम कर रहे हैं। और हमारी विकास यात्रा के 3 मुख्य आधार है। पहला मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तीसरा आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग। इस 3 सूची पर हम काम कर रहे हैं। आज एमएमआर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वे केवल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, वे मुंबई का भविष्य बदलने वाले प्रोजेक्ट है। हमें ये बदलना है। इंटीग्रेटेड मेट्रो नेटवर्क, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, कोस्टल कनेक्टिविटी कॉरिडोर और रेल, रोड, मेट्रो, वाटर ट्रांसपोर्ट का मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हम करना चाहते हैं। ये आने वाले समय के गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होंगे। अटल सेतु, कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन, मुंबई मेट्रो एक्सपांशन, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मेट्रो लाइन 3, वाडवन पोर्ट, ये सब जो पोर्ट है, ये सब जो काम है, एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की पहली पूरी तरह अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 अपने मुंबई में शुरू हुई है, इसका हमें गर्व है। और ऐसे कई प्रोजेक्ट है। पालघर में जो वाडवन पोर्ट है, 76,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए और दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट वहां तैयार हो रहा है। वहां हम तीसरा एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। इसलिए हम विकास जो है
विकास सभी सेक्टर में होना चाहिए, सिर्फ मुंबई और बड़े बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी विकास डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए। सभी लोगों का अधिकार है, विकास से कोई भी वंचित ना रहे, ये हमारी सोच है। एमएमआर में 337 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क विकसित हो रहा है, आगे बढ़कर 500 किलोमीटर हो जाएगा। मेट्रो लाइन 2B, मेट्रो 4, 5, 6, 7A, 9 और 12 अर्बन मोबिलिटी को हम बदल रहे हैं। यहां की ट्रैफिक जो है डिकंजेस्ट होगी। मेट्रो लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने वाली मेट्रो है, जब सभी लाइनें शुरू हो जाएगी तो रोड की ट्रैफिक कम होगी, पोल्यूशन कम होगा, समय बचेगा, लोग ऑफिस में समय से पहुंच जाएंगे, घर पर जल्दी पहुंच जाएंगे, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसका असर हमारे डेवलपमेंट पे जरूर होगा। वर्सोवा बांद्रा सीलिंग, अभी जो वेस्टर्न की ट्रैफिक आप देखते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आज बांद्रा वर्सोवा सीलिंग हम कर रहे हैं, उसका काम शुरू है। अभी वर्सोवा से भाईंदर तक जाएंगे और भाईंदर से विरार तक जाएंगे, ये सीलिंग बड़ा आगे बढ़ रहा है। इससे वेस्टर्न हाईवे की ट्रैफिक कम हो जाएगी। ईस्टर्न एक्सप्रेस में जैसे फ्रीवे उतरता है, लैंड होता है, वहां छेड़ा नगर से हम एलिवेटेड रोड कर रहे हैं। एलिवेटेड रोड डायरेक्ट वहां से जाएगा, थाना होकर, घोड़बंदर होकर, सीधा फाउंटेन होटल जो अहमदाबाद को रोड जाता है, एक मीरा भाईंदर को जाता है, वहां तक जाएगा कोस्टल रोड, जिससे ईस्टर्न एक्सप्रेस पूरी तरह डिकंजेस्ट हो जाएगा। ये हमारे काम है। दूसरी बात है, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड कर रहे, टनल कर रहे, बोरीवली ठाणे बोरीवली टनल कर रहे। आज बहुत समय जाता है, 10-10, 12-12 मिनट में हम पहुंच जाएंगे बोरीवली से ठाणे, ठाणे से बोरीवली, मुलुंड से गोरेगांव, गोरेगांव से मुलुंड। ये कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि मुंबई के किसी भी कोने से किसी भी कोने में जाओ तो 59 मिनट में पहुंचना चाहिए, 1 घंटा नहीं लगना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और महाराष्ट्र में 5000 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल ग्रिड हम बना रहे हैं। कोई भी कोने से, किसी भी कोने से जाओ, ईस्ट वेस्ट जाओ, नॉर्थ साउथ जाओ, कहीं भी जाओ, 7 से 8 घंटे से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। उसका सबूत है हमारे पास। नागपुर मुंबई एक्सेस कंट्रोल बनाया, समृद्धि महामार्ग, बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग बनाया, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे लगते थे। आज 6 से 7 घंटे में नागपुर से मुंबई, मुंबई से नागपुर, एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। और ऐसे मुंबई पुणे एक्सेस कंट्रोल जब बना, गडकरी साहब ने बनाया, हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने उन्हें कहा कि मुंबई पुणे को 8-8 घंटे लगते जाने के लिए, क्या है इसको जल्दी लोग पहुंचने चाहिए, डेली अप डाउन करना चाहिए। तो एक्सेस कंट्रोल रोड पहला देश का मुंबई पुणे बन गया। आज देखिए, एक रोड बन गया। आज पुणे में मोबाइल आईटी सेक्टर बन गया, रियल एस्टेट बूम हो गई, सर्विस इंडस्ट्री आ गई, ऑटोमोबाइल हब बन गया। एक रोड से कितना फायदा होता है। और अभी हमने वहां पर मिसिंग लिंक बनाया, जो टनल, अभी बारिश में थोड़ा पानी आया था उधर, लोग बोले मिसिंग लिंक गिर गया, मिसिंग लिंक गिर गया। अरे मिसिंग लिंक ऐसा गिरता है क्या? मिसिंग लिंक आज भी वहां पर लोगों को पुणे में जाने के लिए अब आधे घंटे से जो वक्त कम हो गया, 2 घंटे में पुणे पहुंच जाओ, पुणे से मुंबई आ जाओ। और एक इंजीनियरिंग मार्वल है, दुनिया का सबसे वाइडेस्ट टनल वो मिसिंग लिंक है पुणे। और जो वायाडक्ट है वो देश से सबसे ऊंचा वायाडक्ट है। आज लोगों ने वहां कैसे काम किया है, ये एक एक जो प्रोजेक्ट है हम देखेंगे। अटल सेतु, अटल सेतु जब बनाया तब लोगों ने कहा, कई एनजीओ, कई लोगों ने कहा यहां पर फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो भाग जाएंगे। मैं उसका मिनिस्टर है, अटल सेतु मेरे पास था। मैंने हमारी टीम को कहा कि हमारे को प्रो एनवायरमेंट डेवलपमेंट चाहिए, एनवायरमेंट को खतरे में डालकर कोई डेवलपमेंट नहीं करनी है। तो वहां पर आपको बताऊंगा मैंने कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी लगाओ, जो भी करना है करो, लेकिन फ्लेमिंगो कम नहीं होनी चाहिए। आपको बताऊंगा मैं, हकीकत में
आप उसका तपास कर सकते हैं। नॉइज बैरियर लगा के हमने काम किया, रिवर सर्कुलेशन ड्रिल का इस्तेमाल किया। आपको बताऊंगा, जिस एनजीओ ने रिपोर्ट बनाया था उसी को वापस बनाने को लगाया। एनजीओ कम नहीं हुए, एनजीओ बढ़ गए, अब फ्लेमिंगो बढ़ गए। यह हकीकत है, आप चेक कर लो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो होने वाला वही बोलता है, नहीं होने वाला नहीं बोलता। और ये सब जो है, वहां पर हम अभी तीसरी मुंबई बना रहे हैं। वहां पर एजू सिटी है, मेडी सिटी है, एरो सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी है। वहां पर हर प्रकार के लोग आएंगे, दुनिया भर के लोग। यह पूरी तरह गेम चेंजर वहां पर होगा। वहां हाईटेक सिटी बनेगी। 2032 तक छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भी विस्तार होगा, जिससे 6 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को उसका लाभ मिलेगा। अभी तो नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट बना दिया हमने इसका लोड कम करने के लिए। और अभी बीकेसी में हमने पॉट टैक्सी भी शुरू की है, उसका भूमि पूजन हुआ है। पॉट टैक्सी मीन्स ऊपर से चलने वाली। अभी लास्ट माइल कनेक्टिविटी, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, उसका भी काम शुरू हुआ है। ये ट्रैफिक जैसे जैसे हम डीकंजेस्ट कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल पॉट टैक्सी का सिर्फ बीकेसी में नहीं, हम पूरे मुंबई एमएमआर में करेंगे। उसका फायदा मुंबई वासियों को होगा और उनके जीवन में बदलाव होगा। और इसलिए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी विकसित डेवलप कर रहे हैं हम। सैटेलाइट सिटीज को केवल रेसिडेंशियल एक्सटेंशन नहीं बनने देना है, हम उन्हें सेल्फ सस्टेन इकोनॉमिक सेंटर बनाना चाहते हैं। ये हमारा काम है। इसलिए इंडस्ट्रियल पार्क्स, आईटी जोन, लॉजिस्टिक हब, मेट्रो कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। पहले विकास केवल मुंबई तक सीमित था, लेकिन अभी पूरे मुंबई से बाहर, मुंबई के बाहर महाराष्ट्र में सब जगह पर ये मेट्रो का नेटवर्क फैल रहा है। मेट्रो से जो जिस शहर के, जिस राज्य के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होती है उससे ट्रैफिक भी कम होती है, लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारना ये हमारा प्राथमिकता है, प्रायोरिटी हमने दी है और उसको जरूर आपको पता चलेगा। और हाउसिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मेरे पास हाउसिंग डिपार्टमेंट भी है और हमने हाउसिंग की नई पॉलिसी लागू करी है। आज मुंबई में लगभग 12 लाख घरों की जरूरत है। पूरे एमएमआर में 20 लाख घरों की आवश्यकता है। 2030 तक 15 लाख अतिरिक्त घरों की जरूरत होगी। मैं आपको बताऊंगा कि क्लस्टर के माध्यम से हमने उस पर काम शुरू किया है। मुंबई को स्लम फ्री हमें करना है। मुंबई क्लस्टर के माध्यम से, क्लस्टर मीन्स क्या है? क्लस्टर मीन्स रीबिल्ट ऑफ सिटी। जो आज सिटी विद इन डेवलप सिटी, जो क्लस्टर इकट्ठा करेंगे, कई स्लम्स होंगे, कई डिलेपिडेटेड बिल्डिंग्स होगी, उनको इकट्ठा करके क्लस्टर होगा। एमिनिटी मिलेगी, बड़े स्पेस मिलेंगे, गार्डन मिलेगा, क्लब हाउस मिलेगा, सब एमिनिटी मिलेगी। और क्लस्टर के माध्यम से हमें इसको पूरा करना है। इसलिए हमने माय होम माय राइट का विजन लेकर नई पॉलिसी को अंजाम दिया है। आपको बताऊंगा कि हमारे बाला साहब ठाकरे जी कहते थे मुंबई में 40 लाख लोगों को मुफ्त में घर दो। तब लोग कहते थे कैसे होगा ये, लेकिन हमने उसको शुरुआत करी है। आप घाटकोपर में रमाबाई अंबेडकर नगर और बाजू में कामराज नगर, 17,000 लोगों का स्लम है। 17,000 लोगों का स्लम एसआरए और एमएमआरडीए कर रहा है। कहीं पर सिडको और एसआरए कर रहा है, कहीं पर एमएसआरडीसी और एसआरए कर रहा है। ये क्लस्टर के माध्यम से पूरी तरह यहां पर जितने घर हम बनाना चाहते हम बनाने की, और आइए आप भी आइए, साथ में आइए और ये क्लस्टर में, हाउसिंग में आप हाथ बढ़ाइए और हम साथ साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारी 2030 तक ईडब्ल्यूएस और लो इनकम ग्रुप के लिए 35 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। इसमें सीनियर सिटीजन, वर्किंग वुमन, स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, जर्नलिस्ट, डिसेबल्ड सिटीजन और एक्स सर्विसमैन के भी हमने ध्यान रखा है, क्योंकि इनको भी घर चाहिए।
सभी वर्ग को घर चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए। मुंबई में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों को असुविधा होगी। और एनवायरनमेंट जो है इसका तो दुनिया का सबसे बड़ा विषय है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, उसे हम फेस कर रहे हैं और इसलिए उस पर भी हमको ध्यान रखना है। मुंबई को स्लम फ्री बनाने के लिए हम एक बड़ा अभियान चला रहे हैं, नागरिक लोक कल्याण अभियान। उससे जरूर स्लम रीडेवलपमेंट को हम गति दे रहे हैं। दूसरी तरफ नेत्रम टेक्नोलॉजी के जरिए नई झोपड़पट्टी ना हो, इस पर भी ध्यान रख रहे हैं। एक बार स्लम रीडेवलपमेंट हो गया तो दोबारा स्लम नहीं बनना चाहिए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट को भी हम ध्यान रख रहे हैं। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि एनवायरनमेंट को, जैसे अभी पिछले हफ्ते में जूहू बीच में बहुत ही मीडिया में न्यूज आई थी, सब वहां पर जूहू बीच में सब समुद्र का कचरा बाहर आया था। मैंने एमपीसीबी के चेयरमैन सिद्धेश कदम को कहा, भैया एमपीसीबी का काम है ये पर्यावरण को ठीक करना, सब बीच क्लीन करने का काम शुरू करो। अभी उन्होंने शुरू किया है बीच क्लीनिंग करने का। पानी जो है समुद्र का, वो भी हमारा ट्रीटमेंट होकर जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि एसटीपी हम बना रहे। हमारी सोच एकदम साफ है, डेवलपमेंट प्रो एनवायरनमेंट होनी चाहिए, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। इसलिए एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस साइंटिफिक और स्टिक होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट को भी कई लोग कुछ कारण रोकना चाहते, उसे हमें रोकना नहीं चाहिए। डेवलपमेंट होना ही चाहिए, लोगों को सुविधा देनी ही चाहिए। आज दुनिया कहाँ जा रही है, कंपटीशन है सब जगह। ऐसे समय पर हम नए तकनीक, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये आप ही लोग जो है, आप लोग जाते हैं, विदेश जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं। और इसलिए उसको हमें तवज्जो देना चाहिए, हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। और मैं बहुत ही साफ शब्दों में आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो कॉन्क्लेव है, ये कॉन्क्लेव जरूरी है। और ऐसे कॉन्क्लेव की वजह से सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। प्लेटफॉर्म पे आने के बाद यहाँ पर हमारे एक दूसरे के विचार हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, नई आइडियाज हम एक दूसरे को दे सकते हैं। और इसलिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं इतना ही कहूंगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए हमें सोचना चाहिए, उन्हें संदेश देना चाहिए, कम टू महाराष्ट्र, इन्वेस्ट इन महाराष्ट्र, ग्रो विथ महाराष्ट्र, ये हमें करना चाहिए। ये बहुत, महाराष्ट्र एक जो है इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट है, या निवेश करने के कितनी पोटेंशियल है, ये आप लोगों ने अपने अपने सेक्टर में अपने अपने जो भी लोग हैं उनको बताने की आवश्यकता है। और महाराष्ट्र के युवाओं के लिए भी हमारा संदेश उतना ही स्पष्ट है कि यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने कई शुरू किए हैं, स्टार्टअप शुरू किए हैं युवाओं के लिए। मैं गढ़चिरौली जहां नक्सलवाद वहां पर था, अब नक्सलवाद खत्म हो चुका है, वहां का मैं जब गार्जियन मिनिस्टर था तो टाटा टेक्नोलॉजी ने, टाटा कंपनी जो है ग्रुप ने वहां पर इन्वेंशन, इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर शुरू किया। हर साल 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग देते, ट्रेंड करते और प्लेसमेंट भी मिलता है। खुद की इंडस्ट्री भी छोटी मोटी शुरू करते हैं। तो ऐसे लोग भी आगे साथ में आ रहे हैं, हर जिले में वो कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। इससे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और यूथ सेंट्रिक भी काम हमें करना चाहिए, वो भी हम कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सभी जो लोग हैं यहाँ पर आए साथ में। और जैसे टाइम्स नेटवर्क ने जो आज यहाँ पर जो कॉन्क्लेव आयोजित किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। आने वाली पीढ़ी जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगी। और यहाँ मुंबई महाराष्ट्र जो है एक हमें
सब लोगों को मिलकर, हम तो कहते हैं गेम चेंजर हो गया, गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। हमें सब ने मिलकर चेंज मेकर बनना चाहिए, चेंज मेकर बनना चाहिए, बदलना चाहिए हर एक सेक्टर को। इतनी मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और एक ऐसा महाराष्ट्र जो मॉडर्न भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी होगा और कॉमन मैन फ्रेंडली भी होगा, ये मैं कहता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉन्क्लेव को, यहाँ पर टाइम्स ग्रुप ने जो कॉन्क्लेव यहाँ पर आयोजित किया है और मुझे आपने बुलाया है। मेरे पास बहुत भंडार है एक्सपीरियंस का, काम का, क्योंकि हम फील्ड में काम करते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है हमें पता है। और इसलिए आपने ये जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारे टाइम्स ATV नाउ, ये बिजनेस कॉन्क्लेव टाइम्स ग्रुप बड़ा टाइम ग्रुप है और ये कॉन्क्लेव का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे कॉन्क्लेव का आयोजन करना ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और वो आप कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। I request Mr. Rohit Gopakumar also to